सेकंड टॉपिक्स और मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप पहले उन वीडियो को देखें तो आपको थर्ड बड़ी आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ग्राफ थ्योरी में एक यूनिट दूसरी यूनिट से क्या है, कनेक्ट है। तो यूनिट नंबर थर्ड में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए एक टॉपिक है यूनिट नंबर थर्ड में। इस यूनिट नंबर थर्ड में इसका जो प्रारंभिक बेसिक है उसमें पूर्ण द्विखंडी ग्राफ पूर्ण दिष्टकारी लग जाएगा, बस इसमें सॉरी दिष्ट लग जाएगा। इस पूर्ण ग्राफ था यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में इसमें पूर्ण दिष्ट ग्राफ लग जाएगा। और वही लूप सतह समांतर कोरे सभी में दिष्ट लग जाएगा, बल्कि कुछ नहीं है। जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो में बताई थी, पूर्ण ग्राफ और पूर्ण दिष्ट ग्राफ और पूर्ण द्विखंडी ग्राफ और लूप सतह और समांतर कोण इनके बारे में, बल्कि इस यूनिट में कुछ नहीं, उनमें सिर्फ दिष्ट लग जाएगा। तो देखिए भारित ग्राफ क्या होता है। भारित ग्राफ, भारित ग्राफ कैसा ग्राफ, भारित ग्राफ, वेटेड ग्राफ। भारित ग्राफ क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन बताएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे और फिर इसके पोस्ट क्वेश्चंस बताएंगे। भारित ग्राफ क्या होता है, देखिए ये एक ग्राफ है, यानी कि इसकी डेफिनेशन ऐसे आएगी, ग्राफ जी वी कोमा ई भारित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ जी में शीर्ष हैं, यदि ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष जो शीर्ष है उसकी कोर पर, ये क्या है कोर है, उस पर क्या हो, भार अंकित हो। भार अंकित हो, जैसे यहाँ पर 2 3 4 6 क्या होना चाहिए, भार अंकित होना चाहिए, यानी कि वेट दिया होना चाहिए दोनों शीर्षों के मध्य जो कोर है उस पर। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, ग्राफ जी बराबर बी कॉमा ई भारित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष पर भार यानी कि वेट क्या हो, अंकित हो, भार दिया होना चाहिए। ग्राफ जी बराबर बी कोमा ई भारित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष पर, जो ये शीर्ष दे रखे हैं इनकी कोरों पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक शीर्ष पर क्या हो, भार अंकित हो, क्या होना हो, भार अंकित हो, एवं सामान्यतः से बी कॉमा ई कॉमा और ओमेगा जी बराबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राफ जी बराबर बी कॉमा ई भारित ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ जी में प्रत्येक शीर्ष की जो कोर है उस पर क्या होना चाहिए, भार अंकित होना चाहिए, यानी कि भार दिया होना चाहिए। इस पर 2 दे रखा है, इस पर 3 और 4 6 इस प्रकार। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकते थे भारित ग्राफ इन सब के, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कराते समझ नहीं आता। हम इसमें आपको बेसिक बताते जाएंगे और साथ में उनके क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे। देखिए अब इसमें भारित ग्राफ में ही एक टॉपिक और है, लघुत्तम मार्ग समस्या, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। दूसरा टॉपिक क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम।
लघुत्तम मार्ग समस्या। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। लघुत्तम मार्ग समस्या। देखिए जो भारित ग्राफ बताया था उसमें देखिए भारित ग्राफ जी में ये क्या है, एक ग्राफ है, क्या है, भारित ग्राफ है। क्या है, भारित ग्राफ है। ए पॉइंट बी सी डी ई और है, इनका वेट दे रखा है 2 1 2 7 4 6, इस प्रकार वेट दे रखा है। ये क्या है, यहाँ पर इसको मान लिया जाए होम, क्या मान लिया जाए, ए पॉइंट को क्या मान लिया जाए, होम यानी कि घर, और इस एफ पॉइंट को कॉलेज सपोज कर लिया जाए, कॉलेज सपोज कर लिया जाए। तो ए से एफ तक जाने के लिए जो न्यूनतम मार्ग दूरी तय करनी होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ तय करना होता है, उसको क्या कहते हैं, लघुत्तम मार्ग समस्या। अब हमें ऐसा पाथ ढूंढना होता है जो ए से बी जिसमें आसानी से पहुंचा जा सके, कम दूरी पर पहुंचा जा सके। तो देखिए ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, भारित ग्राफ जी में, भारित ग्राफ जी में प्रारंभिक शीर्ष से अंतिम शीर्ष तक भारित ग्राफ जी में प्रारंभिक शीर्ष से अंतिम शीर्ष तक न्यूनतम मार्ग दूरी, न्यूनतम मार्ग दूरी तय करने की विधि लघुत्तम मार्ग समस्या कहलाती है, समस्या कहलाती है। कि भारित ग्राफ जी में प्रारंभिक शीर्ष से अंतिम शीर्ष तक जो न्यूनतम मार्ग दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं, लघुत्तम मार्ग समस्या। और मैं आपको भारित ग्राफ बता दिया, लघुत्तम मार्ग समस्या। अब इसके मोस्ट क्वेश्चंस देखिए इस टॉपिक पर आधारित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न भारित ग्राफ है, ये भारित ग्राफ दे रखा है। भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से V6 तक लघुत्तम मार्ग दूरी यानी कि लघुत्तम पथ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि जो V1 से शीर्ष V1 से V6 तक लघुत्तम मार्ग दूरी और लघुत्तम, पहले तो मार्ग दूरी निकालनी है, फिर लघुत्तम पथ निकालना है कि किस पथ से जाएं जो कि न्यूनतम मार्ग दूरी प्राप्त हो। तो देखिए ये ग्राफ दे रखा है जिसमें कितने शीर्ष हैं, V1 से V6 तक, ये शीर्ष V3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इस टाइप हम एक क्वेश्चन बताएंगे हम आपको ऐसा, और आप इस टाइप के आसानी से अन्य प्रकार के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार हल करना है, हम इस क्वेश्चंस को करा देंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस करने में। देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन करने में सबसे पहले हमें देखना है कि ग्राफ में कितने शीट्स हैं। इस ग्राफ में हमें 6 शीट्स दे रखे हैं B1 से B6 तक। तो पहले हमें शीट्सों को लिखना है B1, B2, V3, V4, V5 और V6। क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्राफ पे जो शीट्स दे रखे हैं उन शीट्सों को लिखना है। तो हमने B1 से B6 तक क्या लिख लिया, शीट्स लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, B1 से देखना है B1 से कितनी न्यूनतम मार्ग की दूरी है। B1 से चलेंगे तो B1 पर कितनी है, 0 है। क्या है, 0। और बाकी सभी पर B1 0 क्या आएगी, अनंत आएगी। बाकी सभी पर क्या आएगी, अनंत आएगी, इन्फिनिटी। अब ये बात सुनिए कि जो फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि जो होगा किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस टाइप के, तो उसमें फर्स्ट लाइन यही आएगी। सबसे पहले B1 C से B2 जो जहाँ से भी उसकी स्टार्टिंग हो उसको, उस पर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से B1 की न्यूनतम मार्ग दूरी, क्योंकि B1 पर से हमने चलना शुरू नहीं किया है, तो B1 से क्या आ जाएगी, 0, और बाकी सभी क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी। अब इस लाइन में हमें जो प्राप्त हुई है इसमें क्या करना है, मिनिमम मानना है। तो मिनिमम क्या है, 0। 0 को हम क्या मान लेंगे, मिनिमम। तो 0 को मिनिमम मान लिया, ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा उतने ही। इसी प्रकार 0 आ जाएगा। अब देखिए B1 से हमें कहाँ जाना है, B1 से इसको क्या मान लिया हमने, B1 को मिनिमम मान लिया। B1 पर कितना है, 0। अब B1 से B2 जाएंगे तो कितनी है न्यूनतम मार्ग दूरी तय हो रही है, 4। कितनी तय हो रही है, 4। और B1 से V3 जाएंगे, तो कितनी हो रही है, 6। कितनी हो रही है, 6। अब हम B1 से B2 पर ही जा पा रहे हैं और V3 पर ही जा पा रहे हैं। B1 से B2 जाने पर 4 और V3 पर जाने पर 6। बाकी में सब क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, वही हमें मिनिमम मानना है। इसमें मिनिमम कौन सा है, 4 और 6 में, क्योंकि 0 तो पहले से ही मिनिमम मान लिया है, तो इसमें 4 मिनिमम आ जाएगा। अब 4 को पकड़ लेना है। देखिए ये स्टेप तो न्यू ही आ जाएगा, 4। अब देखिए 4 हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, B2 पर। B2 पर कितना मान प्राप्त हो गया है, 4। तो B2 से अगर हम कहाँ पर जाएं, B3 जाएं तो कितनी दूरी तय हो रही है, B2 पर 4 है और B3 तक जाने पर 5 और है, तो कितनी हो जाएगी, 4 + 5 9। जबकि हमें क्या लेना है, न्यूनतम लेना है, तो 9 की बजाय 6 क्या है न्यूनतम, तो 6 ही आ जाएगा। समझ आएगा। और फिर कहाँ जाना है हमें, B2 से B3 पर जा रहे हैं और B4 पर जा रहे हैं। किस पर जा रहे हैं, B4 पर। B2 से B4 तक कितनी है दूरी है, 3, और B2 पर पहले से कितनी है, 4, तो कितनी हो जाएगी, 7। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बाकी में क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, क्योंकि हम B2 से B4 और B3 पर ही जा पा रहे हैं। अब इसमें हमें मिनिमम मानना है, क्योंकि 0 और 4 को तो पहले से ही माना हुआ है, फिर 6 और 7 में से मानना है, तो क्या मान लेंगे, 6। क्या मान लेंगे, 6। अब अगला स्टेप देखिए, कितना है, 6। B3 पर हम कितना मान प्राप्त हो रहा है, 6। कितना हो रहा है, 6। तो B3 से देखिए अब कहाँ पर जा रहे हैं, B3 से B4 पर जाएंगे। अगर B3 से किस पर जाएं, B4 पर, तो 6 तो पहले से है B3 पर, और कितनी और दूरी तय कर रहे हैं, 8, तो कितना हो जाएगा, 14। जबकि यहाँ पर पहले से कितना है, 7, तो 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 14 से न्यूनतम है। हमें न्यूनतम दूरी को लेना है। फिर कहाँ जाना है, B3 से B5 पर। यहाँ पर कितना है, 6 और 2 और पद तय कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 8, और ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। हम B3 से कहाँ पर जा पा रहे हैं, सिर्फ B5 पर जा पा रहे हैं और B4 पर जा रहे हैं। अब हमें इसमें से न्यूनतम मिनिमम को तय करना है, तो कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई,
इस टाइप कोई क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से देख लिया तो। 4 6 7 7 हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा था, B4 पर। B4 पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 7। अब B4 से हम कहाँ पर जाते हैं, B5 पर। B5 पर जाते हैं तो 7 तो हम पहले से ही तय कर रहे हैं और फिर 6 और करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। कितने हो जाएगा 13, जबकि हम पहले से कितना है 8, तो 8 कितना है 13 से छोटा है तो 8 आ जाएगा। और यदि हम B4 से B5 पर गए, अब किस पर जाएंगे V6 पर। V6 पर जाएंगे तो 7 तो पहले से है और 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब इसमें से न्यूनतम को तय करना है तो कितना है 8, क्योंकि ये तो पहले से ही तय हो चुके हैं 8। अब अगला स्टेप देखिए 0 4 6 7 8। देखिए 8 हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है B5 पर। अब B5 से V6 पर जाना है, सिर्फ एक पॉइंट बचा है। B5 से कहाँ पर जाना है V6 पर। B5 पर पहले से कितनी दूरी है 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, जो कि किससे छोटा है 14 से, तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अतः अब यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि हम सभी शीट्स पर पहुँच चुके हैं, अंतिम शीट्स पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये मिनिमम प्राप्त हो चुका है हमें। क्या प्राप्त हो चुका है मिनिमम। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से V6 तक लघुत्तम मार्ग दूरी तय करनी है, न्यूनतम मार्ग दूरी तय करनी है, उसका लघुत्तम पथ बताना है। अतः अंत में लिख देना है, अतः शीर्ष V1 से V6 तक न्यूनतम मार्ग दूरी 13 है। कितनी है 13 है। वह न्यूनतम पथ कितना होगा, न्यूनतम दूरी कितनी प्राप्त हुई है 13, में न्यूनतम पथ होगा B1 से B3 और B5 से B6। B1 से कहाँ जाए B3 और B3 से कहाँ जाए B5 और B5 से B6, तो हमें कितना प्राप्त होगा 0 6 2 और 5। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये न्यूनतम पथ होगा कि B1 से B3 जाएं और B3 से B5 जाएं और B6 जाएं, तो कितना प्राप्त होगा न्यूनतम मार्ग दूरी 13। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, समतल ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समतल ग्राफ। जो टॉपिक इससे पहले जो टॉपिक बताया था भारित ग्राफ एंड लघुत्तम मार्ग समस्या, उसका क्वेश्चन अवश्य आता है वही एग्जाम, और इससे क्वेश्चन आता है। जो हम क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, उनमें से आपको यूनिट नंबर 3 में जो क्वेश्चन आपको करना होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा, प्रथम आएगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा इस वीडियो में से। ये हम 100% कह रहे हैं कि उनमें से आपको एक क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। तो देखिए, जो हमने भारित ग्राफ और लघुत्तम मार्ग समस्या का जो क्वेश्चन कराया था वो आपको आसानी समझ आ गया होगा। उस टाइप का सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जो हमने पैटर्न बताया था उसी हिसाब से क्वेश्चन हल होंगे। नेक्स्ट है समतल ग्राफ। समतल ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या, समतल ग्राफ क्या होता है। हमें क्या परिभाषा बताएंगे पहले इसकी, समतल ग्राफ क्या होता है, और फिर इसका हम मोस्ट क्वेश्चंस बताएंगे इसके समतल ग्राफ की। देखिए एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है। एक ग्राफ जी, इसकी परिभाषा ऐसे आएगी कि एक ग्राफ जी को समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाता है कि उसकी कोरे क्या हो, परस्पर अप्रतिच्छेदी हो। मतलब उसकी
जो समतल मान ली जाए इस पूरी सतह को, उसमें ग्राफ बना दिया जाए और उसकी जो कोरें हैं वो परस्पर अप्रतिच्छेदी होनी चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। परस्पर अप्रतिच्छेदी हो तो ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाता है? समतल ग्राफ। अन्यथा अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा? समतलीय ग्राफ। तो इसकी डेफिनेशन देखिए पहले, V1 V2 एंड V3 ये क्या है? समतलीय ग्राफ है, क्योंकि इसकी कोरें जो प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है और समतल में। और ये देखिए V1 शीर्ष, V2 V3 V4, ये क्या समतलीय ग्राफ है? नहीं, क्योंकि इसमें शीर्षों की जो कोरें हैं वो परस्पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए समतल ग्राफ नहीं है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए परिभाषा, एक एक नंबर में परिभाषा भी आएंगी। वही जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें 7 डेफिनेशन आती है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे वीडियो में से। और लास्ट में एक वीडियो में और करा देंगे सभी एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ जी को समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाता है, आरेखित किया जाता है। एक ग्राफ जी को समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाता है, कि उसकी जो कोरे हैं, क्या है? कोरे एज परस्पर कैसी होनी चाहिए? अप्रतिच्छेदी हो, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। तो ग्राफ समतलीय ग्राफ कहलाता है। कैसा ग्राफ कहलाता है? समतलीय ग्राफ कहलाता है। एक ग्राफ जी को समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाता है कि उसकी कोरें परस्पर कैसी हो? अप्रतिच्छेदी हो, तो ग्राफ समतलीय ग्राफ कहलाता है। ये आपके समझ आ गया होगी समतलीय ग्राफ यानी कि समतल ग्राफ किसे कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है 2-3 वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछ रहा है कि सिद्ध करना है कि प्रूव दैट दी की पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के 3 क्या है? असमतलीय है। ये ग्राफ है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के असमतलीय है। अब हमने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया था कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या होता है। अगर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, वैसे भी हम बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या होता है? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में कि दो शीर्षों के समुच्चय मान लेते हैं कि V1 जो शीर्षों का समुच्चय, उसमें शीर्ष हैं V1 V2 और V3, और V2 जो समुच्चयों का है उसमें V4 V5 V6। V1 में सह समुच्चय है, उसमें V1 V2 V3 और V2 में V4 V5 6। अब पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए शर्त है कि V1 के जो शीर्ष हैं वो आपस में क्या नहीं होनी चाहिए? उनके मध्य कोर नहीं होनी चाहिए। V1 के जो शीर्ष हैं, V1 समुच्चय है उसमें जो शीर्ष हैं V1 V2 V3 वो आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। इसी प्रकार V2 के भी शीर्ष आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि B1 का प्रत्येक शीर्ष B2 के सभी शीर्षों से एज यानी कि कोर द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होता है? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की डेफिनेशन होती है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ बनाएंगे। फिर हमें सिद्ध करना है कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के 3/3 क्या है? असमतलीय है। पॉइंट मान लिया, B1 शीर्ष, B2 शीर्ष और V3 V4 V5 और V6। अब ये इनमें आपस में क्या नहीं होनी चाहिए? एजन नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार इनमें भी एजन नहीं होनी चाहिए, जबकि B1 किससे जुड़ा होना चाहिए? B5 से, B6
5 से V6 से। इसी प्रकार ये जुड़ा होना चाहिए इस पर सभी शीर्षों से B2 समझ के। ये क्या है, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ बन गया है। अब हमें क्या करना है कि ये पूर्ण द्विखंडी जो ग्राफ है वो क्या है, असमतलीय। असमतलीय वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा कि असमतलीय है, क्योंकि इसमें कोरे क्या कर रही है, आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, बल्कि लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रूव करना है कि असमतलीय ग्राफ है और किस प्रकार है। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या करना होता है, जो इस टाइप के सब जो भी क्वेश्चन है उनको करने से हल करने से पहले हमें जो शीट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शीट्स दे रखे हैं, उनको एक चक्र में व्यवस्थित करना है, किसमें, साइक्लिक में व्यवस्थित करना है। तो शीट्स स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम शीर्ष V1 V2 V3 V4 V5 और V6 को क्या करना है, चक्र में व्यवस्थित करना है। चक्र में यानी कि साइक्लिक में व्यवस्थित करने पर सर्वप्रथम शीर्ष V1 से V6 तक जो चक्र में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसको भी सीक्वेंस के हिसाब से व्यवस्थित करना है। ये क्या है, साइक्लिक चक्र है। अब देखिए B1 सेट में देखिए कौन कौन से हैं, B1 B2 B3 और B2 सेट में B4 B5 B6। तो पहले किसका लेना है, B1 को, फिर शीर्ष B2 में से देखिए किसको ले लिया, B4 को, फिर किसको ले लिया, B2 को और B5 को और B थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, B3 को और B6 को। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। इस प्रकार आपको सब कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, पहले शीर्षों को एक साइक्लिक में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। फिर देखिए स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड में जो हमें क्या करना है, B1 को, B1 सेट था उसमें B1 B2 B3, तो शीर्ष B1 को B4 B5 और B6 के साथ क्या करने पर व्यवस्थित करने, क्या करना है, व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने पर मतलब B1 को शीर्ष B4 B5 B6 के साथ क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी कि इनके मत पेज या कोर व्यवस्थित करनी है। तो देखिए अब स्टेप नंबर सेकंड करने से पहले स्टेप नंबर जो फर्स्ट है सेम डिक्टो आ जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट डिक्टो सब जाएगा भैया। स्टेप नंबर फर्स्ट में था ये क्या आ जाएगा, डिक्टो आ जाएगा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में हमने अभी कोई कुछ काम नहीं किया है। अब स्टेप नंबर सेकंड में ये करना है, ये कार्य करना है कि B1 को B4 B5 और B6 के साथ व्यवस्थित करना है, इनके मध्य एज या कोर व्यवस्थित करना है। तो देखिए B1 किससे जुड़ा हुआ है, B4 से तो जुड़ा हुआ ही है ना, जुड़ा हुआ है, और B6 से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, B6 से। B4 से जुड़ा हुआ है B6 से, अब है किससे का, B5 से। तो इसके मध्य एक एज या कोर खींच देंगे, कौन सी, ये, जो B1 को किसके साथ व्यवस्थित कर देगी, B5 के साथ क्या कर देगी, व्यवस्थित कर देगी। अब स्टेप नंबर थर्ड देखिए। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है कि शीर्ष B2 को B4 B5 B6 के साथ व्यवस्थित करना है। अब शीर्ष B2 को B4 B5 और B6 के साथ क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो
स्टेप नंबर थर्ड उतार करने से पहले स्टेप नंबर सेकंड को छापना है। तो स्टेप नंबर सेकंड ये था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जहाँ पे इनको हल करोगे तो आसानी से आपके समझ आ जाएगा। ये क्या था, स्टेप नंबर सेकंड था। अब स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है कि V2 को V4 V5 और V6 के साथ क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो V2 पर जाइए और V2 को देखिए, V2 किससे कनेक्ट है, V4 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार V5 से जुड़ा हुआ है, V5 से जुड़ा हुआ है। अब हमें V2 को किससे जोड़ना है, V6 के साथ जोड़ना है ना। किसके साथ, V6 के साथ। इसको हम वैसे भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, बल्कि क्या करना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार जोड़ दें, इस प्रकार जोड़ सकते हैं, और नहीं तो इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। V2 को किससे, इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। जोड़ना एक ही प्रकार से, चाहे कोई से भी जोड़ देना, या इससे या इससे। हमने चलो उससे जोड़ दिया। ये स्टेप नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अब एक स्टेप और रहेगा, स्टेप नंबर 4, क्योंकि उसमें अभी V1 का जो समुच्चय था उसमें V1 शीर्ष, V2 और V3 शीर्ष थे। अब V3 को किसके साथ व्यवस्थित करना है, V4 V5 और V6 के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब स्टेप नंबर अगला करेंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 को डिक्टो छापना है, वो की वो V1 V4 V2 V5 V3 और V6 डिक्टो छाप दिया ना। और V2 किससे और कनेक्ट था, V6 से। अब हमें क्या करना है, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गया था कि शीर्ष V3 को V4 V5 और V6 के साथ व्यवस्थित करने पर एक लाइन लिख लेना यहाँ पर कि V3 को V4 V5 और V6 के साथ व्यवस्थित करने पर। अब V3 को देखिए, V3 किससे जुड़ा हुआ है, V5 से जुड़ा हुआ है ना, और V6 से भी जुड़ा हुआ है। अब रह किससे गया, V4 से। तो V4 से एक चकोर यहाँ पर हो रहेगी ना, ये और रह गई ना। अब V3 को किसके साथ व्यवस्थित करना है, V4 के। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार कर देते हैं। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ये सब करने के बाद सिद्ध होता है कि अतः पूर्ण द्विखंडी ग्राफ लिखना है कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के थ्री क्या है, असमतली है। क्या है, असमतली है। ये सब स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल हो जाता है भाई। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। वैसे आसान है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिद्ध कीजिए कि 5 शीर्षों पर, कितने शीर्षों पर, 5 शीर्षों पर पूर्ण ग्राफ के 5 क्या है, समतली ग्राफ है। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 5 शीर्षों पर पूर्ण ग्राफ है के 5 कैसा है, असमतली ग्राफ है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए पूर्ण ग्राफ क्या होता है। ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से एज यानी कि कोण द्वारा जुड़ा होना चाहिए। पूर्ण ग्राफ किसे कहते हैं, ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से कोण द्वारा बस जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए हम पहले क्या बनाते हैं, 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ बनाते हैं। इसको V1 मान लिया जाए, V2 V3 V4 और V5। और इसमें ये कौन सा ग्राफ है, पूर्ण ग्राफ बनाना है हमें। पूर्ण ग्राफ में क्या होता है कि प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से ए यानी कि कोण द्वारा जुड़ा होना चाहिए। जो V1 किससे कनेक्ट कर देंगे, V5 से, V2 से भी कनेक्ट कर देंगे, और V5 को किससे जोड़ दिया जाए, V4 से, और V4 को V3 से, और इस प्रकार
अब देखना है, अब प्रत्येक शीट्स को उन सभी शीट्सों से जोड़ना है। B1 किससे जुड़ा हुआ है, B5 से, B2 से भी जुड़ा हुआ है। अब किससे जोड़ना है इसको, B4 से। अब रह किससे गया है, B1 B3 से, तो B3 से भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब किसको पकड़ लीजिए, B5 को, B2 को पकड़ लीजिए। B2 B3 से भी है, B1 से भी है, B5 से इस प्रकार जोड़ देंगे और इस प्रकार किससे जुड़ जाएगा, B4 से। B3 को देखिए, B3 B2 से जुड़ा हुआ है, B1 से जुड़ा हुआ है, B4 से जुड़ा है, B5 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार इसको B5 से जोड़ देंगे। B4 को देखिए, B4 B3 से जुड़ा हुआ है, B1 से जुड़ा है, B5 से जुड़ा है, B2 से जुड़ा है, और B5 B1 से जुड़ा है, B4 से, B3 से और B2 से। इस प्रकार ही बनकर वह 5 शीट्सों का पूर्ण ग्राफ बन गया। और हमें क्या करना है कि ये ग्राफ कैसा है, ऐसा तरीका। और हमने बताया था कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हल करने से पहले आपको क्या करना है कि सभी शीर्षों को एक साइक्लिक यानी कि चक्र में व्यवस्थित करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, शीर्ष B1 B2 B3 B4 और B5 को साइक्लिक में व्यवस्थित करने पर क्या लिखना है कि सीट्स B1 B2 B3 B4 B5 को साइक्लिक यानी कि चक्र में व्यवस्थित करने पर, तो हम किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ये क्या चक्र है, मान लिया B1 B2 B3 B4 और B5। इस प्रकार हम इसको साइक्लिक यानी कि चक्र में व्यवस्थित कर देंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है आप सभी को मालूम होगा। स्टेप नंबर सेकंड में सभी शीर्षों को आपस में क्या करना है, संयोजित करना है। उसमें जो इससे पहले का क्वेश्चन था उसमें सेट दे रखे थे, उसमें एक सेट को दूसरे सेट से क्या करना था, व्यवस्थित करना था। जबकि इसमें क्या करना है, B1 को B2 से भी जोड़ना है, B3 से भी, B4 से भी और B5 से भी। तो देखिए इसमें आपको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वैसे B1 को कैसे करना है, B1 को B2 सॉरी इस प्रकार लिखें कि शीर्ष B1 को शीर्ष B2 B3 B4 और B5 के साथ व्यवस्थित करने का क्या लिखना है। स्टेप नंबर था सेकंड में पंक्ति क्या लिखनी है, शीर्ष B1 को शीर्ष B2 B3 B4 और B5 के साथ व्यवस्थित करने पर, इतना आप लिखिएगा। अब स्टेप नंबर फर्स्ट को डिक्टो छापना भैया, क्या करना है, फर्स्ट को डिक्टो छापना है। तो B5 B1 था, B2 था और B3 था और B4 था। ये स्टेप नंबर फर्स्ट का था। अभी हमने स्टेप नंबर सेकंड में कुछ नहीं किया है। अब स्टेप नंबर सेकंड में हमें क्या करना है कि शीर्ष B1 को शीर्षों से जोड़ना है, B2 से भी, B3 से भी और B4 से भी, B5 से भी। तो बड़ा आसान हो गया होगा ना। देखिए शीर्ष B1 किससे कनेक्ट है, B2 से भी एज द्वारा जुड़ा हुआ है, B5 से भी जुड़ा हुआ है। अब किससे जोड़ना है, B3 और B4 से। तो एक एज या कोड खींच देंगे और इस प्रकार एक एज या कोड खींच देंगे, क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब स्टेप नंबर थर्ड देखिए, शीर्ष V2 को शीर्ष B1 B3 B4 और B5 के साथ व्यवस्थित करें। स्टेप नंबर थर्ड में शीर्ष B2 को शीर्ष B1 B3 B4 और B5 के साथ क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो स्टेप नंबर सेकंड को डिक्टो छापिए और B1 B2 B3 B4 और B5 ये यहाँ से इस प्रकार कनेक्ट था। इस प्रकार हमें B2 को किसके साथ कनेक्ट करना है, B1 B3 B4 B5 के साथ। तो देखिए B2
V1 से जुड़ा हुआ है, V3 से भी जुड़ा हुआ है, और अब किससे रहेगा, V4 और V5 से। किससे रह गया, V4 और V5 से। तो इसको इस प्रकार V4 से कनेक्ट कर दिया जाए और इसको इस प्रकार V5 से कनेक्ट कर दिया जाए। समझ आएगा होगा। अब स्टेप नंबर 4 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वीडियो में, उसमें से आपको हर सब्जेक्ट में 10-12 नंबर का मेथड अवश्य मिल जाएगा भाई। मिनिमम कम से कम 12-13 नंबर का मेथड अवश्य मिल जाएगा। स्टेप नंबर 4, शीर्ष V3 को V1, V2, V4 और V5 के साथ व्यवस्थित करें। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखना है, पंक्ति क्या लिखनी है कि शीर्ष V3 को V1, V2, V3, V5 शीर्ष के साथ व्यवस्थित करने पर तो एक साइक्लिक चक्र आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे से, इससे आपको V1 देखिए। स्टेप नंबर 3 को डिक्टो छापना है भैया। उसमें क्या कनेक्ट था, V2 किससे कनेक्ट था, V4 से, और V2 किससे, V5 से। अब देखिए अब क्या करना है, V3 को पकड़ लीजिए। V3 को किससे जोड़ना है, V2 से, तो V2 से जुड़ा हुआ है, V4 से भी जुड़ा हुआ है, V1 से भी जुड़ा हुआ है, V5 से रहेगा, तो V5 से इस प्रकार जोड़ देंगे। बल्कि अब आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि V4 को किसके साथ जोड़ा जाए, V1, V2, 3, V5 के साथ व्यवस्थित करने पर आप यहाँ तक ही कर लेंगे, वही काफ़ी है। तो ऐसे होता है कि अतः K5 क्या है, असमतलीय क्या है ग्राफ। ये लिख देना है कि K5 आप यहाँ पर क्या है, असमतलीय ग्राफ है, ये लिखना है आपको। क्या लिखना है कि K5 असमतलीय ग्राफ, अतः K5 असमतलीय ग्राफ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि n शीर्षों वाला, कितने शीर्ष हैं, n शीर्षों वाला ई कोरों वाली किसी समतलीय ग्राफ है, समतल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं और कितने कोर हैं, ई कोर हैं। ग्राफ का प्रत्येक क्षेत्र k माइनस कोरों द्वारा घिरा हुआ है। कितनी कोरों से घिरा हुआ है, k माइनस कोरों द्वारा घिरा हुआ है। तो प्रदर्शित कीजिए कि ई बराबर k n-2 अपॉन k-2, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, वो हमको मोस्ट नहीं लगा इसलिए हमने नहीं कराया था। उसमें बताया था कि एक रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना है, हुआ है 3 कोरों से। एक रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ है, 3 से। तो आर रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ होगा, 3R से। ये क्वेश्चन था, इससे पहले उसमें था, वो उतना खास नहीं था, इस वजह से बस यही चीज थी उसमें मोस्ट। यदि एक रीजन है क्षेत्र 3 कोरों से मिलकर बना हुआ है, तो आर है रीजन क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना होगा, 3R से। अब यदि इसमें क्या करना है कि प्रत्येक क्षेत्र k माइनस कोरों द्वारा घिरा हुआ है। कितनी कोरों द्वारा घिरा हुआ है, k माइनस। यदि एक रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ है, k कोरों से। कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ है, k कोरों से।
तो आर रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ होगा? आर के से। कितनी कोरों से? आर रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ होगा? आर के से। आर के से मिलकर बना हुआ होगा। तो हम इसके लिए शर्त थी 3r लेस देन 2e। 3r लेस देन 2e। तो इसके लिए क्या शर्त हो जाएगी? आर के लेस देन 2e। इस शर्त को यहाँ से लिखना है। सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से समझिए कि एक रीजन या क्षेत्र के कोरों से मिलकर बना हुआ है, तो आर रीजन या क्षेत्र कितनी कोरों से मिलकर बना हुआ होगा? आर के से। तो शर्त हो जाएगी आर के लेस देन 2e। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ध्यान रख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। आर के लेस देन 2e, इसको सॉल्व किया जाए। आर के बराबर 2e, तो आर बराबर आ जाएगा 2e अपॉन के। क्या आ जाएगा? आर बराबर 2e अपॉन के। अब आयलर सूत्र सभी जानते हैं। आयलर सूत्र से, आयलर प्रमेय से n माइनस ई आर, n माइनस ई प्लस आर बराबर 2। ये क्या होता है? आयलर सूत्र। क्या होता है? आयलर सूत्र। इसमें आर का मान इसमें रख दिया जाए तो n माइनस ई प्लस 2e अपॉन के बराबर 2 बराबर 2। इसको सॉल्व किया जाए, लघुत्तम ले लिया जाए के, तो n के माइनस ई के प्लस 2e बराबर क्या आ जाएगा? 2 के। क्या आ जाएगा? 2 के। 2 क्या आ जाएगा? अब देखिए इसमें आगे सॉल्यूशन किस प्रकार सॉल्व किया जाए। हमें क्या करना है? ये सिद्ध करना है ई बराबर, तो इसमें से ई कॉमन ले लिया जाए इस टर्म में से, तो ये क्या बचेगा? 2 माइनस के, और बराबर क्या कर दिया जाए? 2 के माइनस एन के। ई 2 माइनस के, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? के। ये हो जाएगा 2 माइनस एन। हमें क्या सिद्ध करना है? ये देखिए, अब यदि दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? के माइनस 2 बराबर एन माइनस 2। के दोनों पक्षों में क्या करना है? माइनस चिन्ह का गुणा, माइनस का गुणा करना है दोनों पक्षों में। तो माइनस का गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? ई बराबर के एन माइनस 2 अपॉन के माइनस 2। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए ग्राफों में आप व्यू का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। लास्ट टॉपिक बताएंगे यूनिट नंबर 3 का। उस पर आप उस बेस पर क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में कि ग्राफों में आप व्यू का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। उस टाइप के हम आपको 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। पहले उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ग्राफों में आप व्यू का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, कि जो ग्राफ हैं उनमें आप व्यू का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पक्का है। जो ग्राफ थ्योरी है ना, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ग्राफ थ्योरी में तो हम ये गारंटी लेते हैं कि ग्राफ थ्योरी में, ग्राफ थ्योरी के मैथ में तो हम आपको 20, 25, 30 नंबर का मैटर करा देंगे कम से कम वीडियो के द्वारा। तो ग्राफों में आप व्यू का निरूपण देखिए किस प्रकार से किया जाता है। ग्राफों में आप व्यू का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट देखिए आसन्नता आप व्यू। आसन्नता आप व्यू, ग्राफों में आप व्यू का निरूपण आसन्नता आप व्यू देखिए किस प्रकार किया जाता है। आसन्नता आप व्यू, ये ग्राफ है जी बराबर बी कॉमा ई। ग्राफ जी है, बी बराबर बी कॉमा ई। बी क्या है? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ई क्या? एज कोने, और जी बराबर बी कॉमा ई। इस ग्राफ में आसन्नता आप व्यू में क्या है? एन क्या होनी चाहिए? शीर्ष होने चाहिए। एन क्या होनी चाहिए? इसके लिए क्या शर्त है कि आसन्नता आप व्यू के लिए उसमें एन शीर्ष होने चाहिए ग्राफ में, और समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए भैया, समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए। जी बराबर बी कॉमा ई ग्राफ है जिसमें बी क्या शीर्ष है और ई क्या एज है, जिसमें एन शीर्ष होने चाहिए और समांतर कोरे
नहीं होनी चाहिए, तो इसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ए जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो होता है इक्वल होता है ए आई जी के। ए आई जी किसके इक्वल होता है, ए आई जी के। ए आई जी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए आई जी ए आई जे बराबर दो शर्त होंगी, वन यदि शीर्ष बी आई व बी जे के मध्य कोर है, मध्य क्या है, कोर है, तो 1 आएगा और 0 आएगा, अन्यथा यदि कोर नहीं है तो। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले तो इन शर्तों को ध्यान रखना है कि आसन ताबड़ों के लिए क्या शर्त है कि जो ग्राफ है उसमें एन शीर्ष होने चाहिए, ग्राफ में क्या होने चाहिए, एन शीर्ष होने चाहिए, और उसमें विशेष ये ध्यान रखना कि समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए, और उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए जी द्वारा, जो इसके इक्वल होता है ए आई जी। ए आई जी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 आएगा यदि शीर्ष बी आई व बी जे के मध्य क्या है, कोर है, यदि उनके मध्य दो शीर्षों के मध्य कोर है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा, और यदि कोर नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए आपको, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी ये देखना, निम्न ग्राफ जी और बी कॉमे के लिए आसन ताबव्यूह का निर्माण कीजिए। किसके लिए पूछ रहा है, आसन ताबव्यूह, क्योंकि ग्राफों में दो प्रकार से आव्यूह का निरूपण किया जाता है, एक आसन ताबव्यूह, एक आपतन आव्यूह। हम इसके बाद नेक्स्ट उसी को बताएंगे आपतन आव्यूह क्या होता है। पहले हम आपको आसन ताबव्यूह बताते हैं, जिससे वो आपके और अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए आसन ताबव्यूह के लिए हमें शर्त बताई कि ग्राफ जी और बी कॉमे में क्या होने चाहिए, एन शीट्स होने चाहिए। इसमें शीट्स है ना, B1 से लेकर किस तक, B6 तक, और कोई समांतर कोर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको कोई समांतर कोरें नजर आ रही है क्या, नहीं, तो ये क्या है, एक आसनता आव्यूह के लिए शर्त का पालन कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसके लिए आव्यूह का निर्माण करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ए वाई जे, भूल गए थे भैया, एन वाई एन होना चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, शीर्षों के मध्य क्या करेंगे हम, आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो शीर्ष हैं B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 और B6। B1 B2 B3 B4 B5 और B6। हमने आपको शर्त या कंडीशन बताई थी कि यदि ए आई जे बराबर 1 आएगा, यदि बी आई से बी जे के मध्य क्या हो, दो शीर्षों के मध्य क्या हो, कोर हो, और यदि कोर नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए B1 और B1 पर कोई एज या कोर नहीं है ना, क्योंकि एज या कोर होती तो वो ऐसे होती, उसमें क्या होता, लूप होता, क्या होता, लूप होता। यूनिट नंबर फर्स्ट में बड़े अच्छे से क्लियर किया है, ये होता तो B1 पर क्या होती, एज या कोर होती, जो कि नहीं है, तो इसके आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि बी आई से और बी जे के मध्य, यानी कि B1 से और B1 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है। एज या कोर होती अगर इसमें क्या होता, लूप होता तो। अब देखिए B1 और B2 के मध्य, B1 और B2 के मध्य क्या एज या कोर है ना, है ना, B1 से B2 के मध्य, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। V1 और V3 के मध्य भी एज या कोर दिख रही है ना आपको, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B1 और B4 के मध्य, B1 और B4 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है, कोई एज या कोर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम आव्यूह का निरूपण करते हैं। और B1 से B5 के मध्य क्या है, बहुत ही आसान लग रहा होगा ना, B1 और B5 के मध्य एज या कोर है ना, B1 और B5 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B1 और B6 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इससे बच जाता है। अब देखिए B1 और B2 के मध्य क्या है, एज या कोर है ना, है ना, B1 और B2 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B2 और B2 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है ना, नहीं है ना, क्यों, कोई लूप नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए B2 और B3 के मध्य, B2 एंड B3 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B2 एंड B4 के मध्य, ये B2 है और ये B4 है, एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब देखिए V2 एंड V5, B2 एंड B5 के मध्य भी क्या है, सॉरी B2 एंड B5 के मध्य भी क्या है, एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा 1। B2 एंड B6 के मध्य कोई एज या कोर नहीं दिख रही है, तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए B3, B1 और B3 के मध्य, B1 एंड B3 के मध्य एज या कोर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B2 एंड B3 के मध्य देखिए, B2 एंड B3 से B2 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B3 पर तो कोई एज या कोर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो आप सबको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं है जो एज या कोर हो। और V3 एंड B4 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। B3 एंड B5 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और B3 एंड B6 के मध्य भी कोई एज या कोर नहीं है, तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए B4 C वर्टेक्स को देखिए, B4 और B1 के मध्य कोई कोर नजर आ रही है कि नहीं, तो 0 आ जाएगा। B4 और B2 के मध्य कोर नजर आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B4 और B3 के मध्य नजर आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B4 पर कोई एज या कोर नहीं है, तो 0 आएगा। और B4 और B5 के मध्य एज या कोर है, तो 1 आ जाएगा। और B4 B6 के मध्य एज या कोर है, तो 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भैया, इसके कुछ भी नहीं है। अब देखिए B5 और B1 के मध्य, B5 और B1 के मध्य आपको एज या कोर नजर आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B5 और B2 के मध्य, B5 एंड B2 के मध्य एज या कोर है ना, तो 1 आ जाएगा। B5 एंड B3 के मध्य कोई एज या कोर नजर नहीं आ रही है, तो 0 आ जाएगा। और B5 एंड B4 देखिए एज या कोर है, तो 1 आ जाएगा। B5 एंड B5 पर तो 0 आएगा ही। और B5 एंड B6 के मध्य भी कोई एज या कोर नहीं है। अब नेक्स्ट रहेगा B6 और B1 के मध्य एज या कोर दिख रही है क्या आपको, कोई एज या कोर नहीं दिख रही है। वो B1 और B5 के मध्य है, वो B1 और B6 के मध्य नहीं है, ध्यान रखना, यह आ जाएगा 0। B6 और B2 के मध्य कोई एज या कोर नजर आ रही है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। V3 एंड V6 के मध्य भी कोई एज या कोर नजर नहीं आ रही, तो 0 आ जाएगा। V6 और V4 के मध्य आ रही है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये V4 और V6 के मध्य एज या कोर है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और V6 एंड V5 के मध्य कोई एज या कोर नहीं है, और ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्राफों में आसन ताब्दू का निर्माण करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस एक खाद व्यू का निर्माण करना है। वो हमने आपको कंडीशंस बता दिए हैं इसके बारे में, आसन ताब्दू के बारे में, कि किस प्रकार आसन ताब्दू में का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब हम आपको आपतनाव्यू के बारे में बताएंगे। बल्कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बल्कि नहीं कि यही क्वेश्चन आए तो ये आप कर पाए, बल्कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ ही तो आएगा, उसमें आपको इसी प्रकार क्या करना है, वर्टेक्स शीर्षों का क्या निकालना है, अपव्यू का निरूपण निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपतनाव्यू। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए ग्राफ में आपतनाव्यू ये किस प्रकार किया जाता है। आपतनाव्यू वही ग्राफ है, जी बराबर क्या है, बी कॉमा ई, जी बराबर बी कॉमा ई है। ग्राफ जी बराबर बी कॉमा ई है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, एन शीर्ष होने चाहिए, कोर और होनी चाहिए, कोरे एज, एन शीर्ष यानी कि वर्टेक्स और एज होनी चाहिए, और कोई लूप नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, लूप विद्यमान नहीं होनी चाहिए। पहले में क्या कंडीशन थी कि समांतर कोरे नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या है कि कोई लूप नहीं होनी चाहिए। और इसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, आई के द्वारा, और ये इक्वल होता है ए आई जे, जो वर्टेक्स होता है एन वाई ई। यहाँ ए आई जे बराबर क्या होता है, वो देखिए 1 आएगा यदि ई आई मतलब कोर बी जे पर क्या है, आपतित है, क्या है, आपतित है, क्या है, यदि ई आई
कोर बीजे पर क्या आपतित है, तो 1 आएगा और 0 आएगा अन्यथा। वही है कि अन्यथा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इनके मध्य शीर्ष और एज के मध्य क्या है, कोर है, तो क्या आएगा, 1 आएगा, अन्यथा क्या आएगा, 0 आएगा। या तनाव का होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन ध्यान रखना कि उसमें लूप नहीं होना चाहिए, एज होनी चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, और IG के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। NY की सारणी आएगी, मतलब आप व्यू आएगा और उसको 1 आएगा यदि EI कोर बीजे पर आपतित है। EI जो कोर है वो बीजे शीर्ष वर्टेक्स पर क्या है, आपतित है, तो 1 आएगा, और अन्यथा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसका टॉपिक्स, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन, देखिए इस पर। इसमें 1 के लिए एक शर्त है कि 1 जब आएगा, जब ही हमने उल्टा कर दिया, यदि शीर्ष, यदि कोर EJ, ये क्या आएगा, इसको ढंग से देखिए, 1 आएगा, उल्टा लिख दिया, यदि कोर EJ शीर्ष BI पर क्या है, आपतित है, और अन्यथा आएगा 0। 1 आएगा यदि कोर EJ शीर्ष BI पर आपतित है, और तो 1 आएगा, नहीं तो अन्यथा क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस पर क्वेश्चन देखिए इस बेस पर, जिससे आप और भी क्वेश्चन हल कर सकें इस टाइप्स के ग्राफ व्यू के निरूपण के। भैया उस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न ग्राफ के लिए आप्तनाभ्य का निर्माण करना है। ग्राफ दे रखा है, इसका आप्तनाभ्य का निर्माण करना है। शर्त ये देखिए, ग्राफ में n शीर्ष और इक्वल होनी चाहिए, और लूप नहीं होनी चाहिए। लूप आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें, देखिए। और इसके लिए पहले क्या करना है, AIJ होता था NY शीर्ष और कोरे, तो मैं क्या बनाएंगे, शीर्ष कितने दे रखे हैं, B6 तक, B2 B3 B4 B5 एंड B6। एज या कोर है, कितनी एज या कोर है इसमें, 10। तो देखिए भैया, E1 एज, E2 एज, E3 E4 E5 E6 E7 E8 और E9 और E10। और उसमें एक शर्त थी कि AIJ बराबर EJ शीर्ष, EJ कोर है, वे BI शीर्ष पर क्या होनी चाहिए, आपतित होनी चाहिए। अब इसमें देखना है कि B1 पर, समझिए यहाँ से अच्छा समझ आ जाएगी कि जो B1 शीर्ष है ना, उस पर कौन कौन सी कोरें आपतित हो रही है। यदि उस पर कोरें आपतित हो रही है तो 1 आ जाएगा, और यदि उस पर कोरें आपतित नहीं हो रही है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए B1 पर कौन कौन सी एज कोरें आपतित है, E1 आपतित है और E2 आपतित है। तो E1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, E2 के लिए भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा आपको B1 पर कोई एज या कोड नजर आ रही है का, जो आपतित हो रही है B1 पर, कोई नहीं हो रही है, क्योंकि E1 और E2 के अलावा कोई एज या कोड इस पर B1 शीर्ष पर आपतित नहीं हो रही है, तो इनके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छे से अब तो आसानी से समझ आ गया होगा, जब नहीं समझ आ रहा तो अब क्या है कि जो शीर्ष है उस पर कोई एज या कोड आपतित होगी तो 1 आएगा, और नहीं आपतित होगी तो 0 आएगा। अब आइए B2 पर, शीर्ष पर, B2 शीर्ष पर एक E1 आपतित है ना, आपतित है तो 1 आ जाएगा। देखिए E1 आपतित है, और एक E3 आपतित है, तो E3 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B2 शीर्ष पर और कौन सी एज या कोर आपतित है, E2 तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। E4 आपतित है क्या, किस पर देखना है, E4 कहाँ है, E4 एज या कोर कहाँ है भैया, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5, ये E4 होगी भाई, ये रह गई। B2 पर E4 भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब B2 पर E5 4 भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। B2 पर E6 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब B2 पर E7 नजर आ रही है क्या, E7 नहीं तो 0 आ जाएगा। E8 भी नहीं तो 0 आ जाएगा। E9 भी नहीं, 0 आ जाएगा।
अब देखिए V3 शीट्स पर, V3 वर्टेक्स पर कौन सी एज या कोर आपतित हो रही है, तो उसमें एंड में चल जाइए। एक तो 10 आपतित हो रही है ना, एक 9 तो बना जाएगा 9, और एक 8 भी आपतित हो रही है, बना जाएगा। एक हो रही है 6 तो बना जाएगा। 7 आपतित नहीं हो रही तो सुनना जाएगा। यहाँ तक कर चुके हैं 6 तक। अब E5 देखिए, E5 एज कोर आपतित हो रही है का, V3 पर नहीं तो 0, E1 आज बना जाएगा, क्योंकि E4 जो एज कोर है वो V3 शीर्ष पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब देखिए E3 नहीं, बाकी के तो सभी सुनना जाएंगे, आप नजर कर लेना। अब देखिए V4 वर्टेक्स शीर्ष पर कौन कौन सी कोर आपतित हो रही है। E1 नहीं हो रही, 0 आ जाएगा। E2 हो रही है, बना जाएगा। E3 हो रही है, बना जाएगा। और E4 हो रही है, बना जाएगा। E5 हो रही है, बना जाएगा। E6 नहीं हो रही, सुन। 7 के लिए बना जाएगा, बाकी के लिए सभी के लिए सुन। अब देखिए V5 शीट्स को पकड़ लीजिए, कहाँ पर है, V5 शीट्स पर बैठ जाइए और इस पर देखिए कौन कौन सी एज या कोरे आपतित हो रही है। तो एक तो V4 आपतित हो रही है ना, नहीं सॉरी E5, तो E5 के लिए बना जाएगा। एक आपतित हो रही है E7, तो इसके लिए क्या जाएगा, बना जाएगा। एक E8 आपतित हो रही है। मुझे तो 3 एज कोर नजर आ रही है, बाकी के लिए क्या हो जाएगा भैया, सुन हो जाएगा, क्योंकि ये एज कोर आपतित नहीं हो रही। अब देखिए V6 वर्टेक्स यानी कि शीर्ष पर कौन कौन सी एज कोर नजर आ रही है। आपको सिर्फ 2 ही एज कोर उस पर आपतित हो रही है, E10 और E9। देखिए ये V6 वर्टेक्स या शीर्ष है, इस पर E10 और E9 एज कोर आपतित हो रही है, तो इनके लिए बना जाएगा। बाकी के लिए क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब इस पर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से उसके लिए आप व्यू का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आपसे एक टाइप्स का क्वेश्चन और पूछ सकता है पलट कर कि आप व्यू को दे दे और आपको क्या बनवा ले, ग्राफ, तो आप बना सकते हैं ना, आसानी से आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको पता ये करना होगा कि ग्राफ आसन आव्यू के लिए बनाना है या आपतन आव्यू के लिए बनाना है। अगर आपको आपतन आव्यू का ग्राफ बनवाएगा तो एज और कोर दी होंगी शीट्स और कोरे दी होंगी, और अगर आपसे आसन तालव्यू का ग्राफ बनवाएगा तो सिर्फ क्या होंगे, शीट्स होंगे, एन क्या होंगे, शीट्स होंगे। और आप तनावव्यू का बनवाएगा तो शीट्स और कोरे दोनों होंगे। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हम आपको यूनिट नंबर 3 के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 के बारे में चर्चा करें।